सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम जिस सब्जेक्ट की क्लास ले रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट पोस्ट RN सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट है। टॉपिक हमारे साथ करिकुलम वाईटी है। CV जो कि आप लोग हर जगह पर जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी सिस्टम में आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, जॉब के लिए, तो आप ज़्यादातर क्या करते हैं, CV वहाँ पर जमा करते हैं। यहाँ पर आपके पास एक CV होती है, एक रिज्यूम होता है। CV में क्या डिफरेंस है, रिज्यूम में क्या डिफरेंस है, इसको आज के लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आज के हमारे लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब जो टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे CV पर कि व्हाट इज़ अ CV, CV किसे कहते हैं। CV को समझने के बाद फिर हम बात करेंगे रिज्यूम पर कि रिज्यूम क्या होता है, CV रिज्यूम क्या होता है। ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि व्हाट डू CVs एंड रिज्यूम इंक्लूड, CV में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, रिज्यूम में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। जब आप लोग जॉब के लिए जाते हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर हम CVs जमा करते हैं और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर हम रिज्यूम जमा करते हैं। तो अब ये रिज्यूम क्या है, CV क्या है, रिज्यूम में हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को पुट करते हैं अपने बारे में, और CV में हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को पुट करते हैं अपने बारे में, इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके बाद फिर हम CV और रिज्यूम को जो है इसके दरमियान जो डिफरेंसेस है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसी तरह से CV को जब हम बनाते हैं तो बनाने के दौरान कुछ कॉमन मिस्टेक जो कि हमसे होती है उस पर हम बात करेंगे, जिसको हमने फिर आगे इंशाल्लाह फ्यूचर में क्या करना है, इस तरह के मिस्टेक्स को करने से हमने क्या करना है, परहेज करना है, ताकि हमारी जो CV हो वो क्या हो, इफ़ेक्टिव हो, और हम जिस मकसद के लिए अपनी CVs जमा कर रहे हैं वो मकसद हमारा पूरा हो। ठीक है। इसके साथ साथ इफ़ेक्टिव CV राइटिंग, हम कैसे अपनी CV को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं कि जिस पर्पस के लिए हम CV जमा कर रहे हैं वो पर्पस जो है हमारा पूरा हो जाए। तो इसके हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स है जो कि मैं आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँगा। इसी तरह से मुख्तलिफ CV रिज्यूम के जो फॉर्मेट है, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इंटरनेशनल बेसिस पर जो रिज्यूम हमें या जो CV हमें दरकार होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। वैसे तो बहुत सारे कैनेडियन CV भी हो गई, ठीक है, ब्रिटिश CV भी हो गई, बहुत सारे CVs है, उसके पैटर्न होते हैं, उसके फॉर्मेट होते हैं, लेकिन कॉमनली मैंने इम्पोर्टेंट यही समझा कि इंटरनेशनल जो पूरी वर्ल्ड वाइड जो है यूज़ की जाती है, कॉमनली जो फॉर्मेट यूज़ किया जाता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके साथ साथ CV स्टाइल्स पर बात करेंगे कि हमारे साथ मुख्तलिफ CV स्टाइल्स है। स्टाइल से मुराद मुख्तलिफ जनराज है CV के। ठीक है। इसके अलावा CV सैम्पल हो गए, तो इस पर हम बात करेंगे। तो आज के हमारे जो टॉपिक है इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप लोगों को बहुत आसानी से इसकी समझ आ जाएंगी और इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ अ CV। CV किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में सबसे जो पहला MCQs आता है वो है CV स्टैंड फॉर व्हाट। CV की एब्रीविएशन क्या है, CV स्टैंड फॉर करिकुलम वाईटी। CV को हम क्या कहते हैं, करिकुलम वाईटी कहते हैं। इसका जो शॉर्टकट है वो क्या है, CV है। तो करिकुलम वाईटी इज अ मार्केटिंग टूल, लैटिन वर्ड फ्रॉम कोर्स ऑफ लाइफ या लाइफ ट्रैक और सिमिलर। It is a summary of your main experiences on paper. It is retrospective in the way that it only lists things of your past life. Curriculum Vitae ये हमारे साथ एक ऐसा मार्केटिंग टूल है जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, आपने पास में जितने भी एक्सपीरियंसेस किए होते हैं, आपने पास में जितने भी गोल अचीव किए होते हैं, जितने भी आप प्रैक्टिसेस किए होते हैं, जितने भी आपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए हुए होते हैं, वहाँ से आपने जितनी भी एक्सपीरियंस गेन की होती है, ठीक है, जितने ड्यूरेशन के लिए आपने गेन की होती है और जो जो आपकी एक्सपर्टीज़ होती है, तो उस इस एक्सपर्टीज़ को प्रेजेंट करने के लिए उन एक्सपर्टीज़ को जो है
अपने जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आप अप्लाई करने जा रहे होते हैं उनको शो ऑफ करने के लिए आप जो एक छोटी सी समरी लिखते हैं अपने तजुर्बे के बेस पर, ठीक है, अपने तजुर्बे के हवाले से जितनी ड्यूरेशन के लिए आपने तजुर्बा हासिल किया होता है, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए हम एक छोटी सी जो समरी लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सीवी कहते हैं, उसको हम करिकुलम वाइटी कहते हैं। सीवी जो है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया एक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, कोर्स ऑफ लाइफ या लाइफ ट्रैक या सिमिलर, इससे रिलेटेड, ठीक है। मतलब ये है कि आपने पास्ट में जितने भी एक्सपीरियंसेस गेन किए होते हैं, जितनी भी आपने लर्निंग की होती है, जितनी भी आपने क्या कहते हैं जॉब जो है वो अवेल किए होते हैं, तो उसके बारे में आप एक छोटी सी खुलासा जब आप क्या करते हैं प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दूसरे जहां पर आप अप्लाई कर रहे होते हैं जॉब के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सीवी कहते हैं। क्लियर हो गया आपको ये? अच्छा जी, व्हाट इज अ रिज्यूम? रिज्यूम क्या है? सीवी के बारे में मैंने आपको बता दिया, उम्मीद करता हूँ आपको वो क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं रिज्यूम की। रिज्यूम क्या है? रिज्यूम is a synonymous with summary, not a summary of your life but a single paper summary of your total job application, what you want from the job and why you or why just you should have it. The emphasis on a resume is on your career objectives. The experiences you list on a resume should be relevant and supportive of your goals. देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है एक इंतहाई सिंपल अल्फाज में आपको उस रिज्यूम की डिफिनीशन की गई है। सीवी के हवाले से मैंने आपको बताया कि सीवी जो है ये आपके पास एक समरी होती है जिसमें आप अपने पास्ट के जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं तो उसका एक खुलासा जो है एक प्रॉपर तरीके से उसको क्या करते हैं आप अरेंज करके वहाँ पर आप रिकॉर्ड कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और उसको फिर आप क्या करते हैं जमा करते हैं, तो उसको हम सीवी कहते हैं। इसके बाद रिज्यूम की अगर हम बात करें तो रिज्यूम जो है ये भी आपके पास क्या होती है, ये भी आपके पास सिनोनिम का एक दूसरा मतलब समरी की एक दूसरी टर्म है, ठीक है। इसमें भी आप क्या करते हैं समरी लिखते हैं, लेकिन इसमें आप अपनी पूरी जो एक्सपीरियंसेस है उसके हवाले से नहीं लिखते, बल्कि जहां पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई अप्लाई करने जा रहे होते हैं, ठीक है, तो उस पोस्ट से रिलेवेंट जितने भी रिक्वायरमेंट होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपने सबसे पहले अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को देखनी होती है कि ये रिक्वायरमेंट मुझ में है या नहीं, ये एबिलिटीज मुझ में है या नहीं। तो उसके बाद फिर आपने क्या करना होता है, उसके बाद फिर आपने रिज्यूम बनाना होता है जिसमें आपने ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने अपनी जो एबिलिटीज़ है उसको आपने क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। उसके बारे में आपने क्या करना होता है, डिटेल के साथ वहाँ पर लिखना होता है कि मैं इस पोस्ट के लिए क्या कर रहा हूँ, अप्लाई करने जा रहा हूँ और ये एबिलिटीज़ जो है मुझ में पाई जाती है और मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपकी कंपनी के लिए फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा करामत साबित हो सकता हूँ। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिज्यूम कहते हैं। रिज्यूम और जो सीवी होती है इसमें आप लोगों ने सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क याद रखना है कि सीवी में जो है हम अपने पास की जो एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, उसको लाजमी तौर पर मेंशन करते हैं कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, इतने ईयर्स की एक्सपीरियंस है, इतने ईयर्स की मैंने क्या किए, जॉब की है और इस तरह की मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है। उसको आपने प्रॉपर लिस्टिंग करके उसको आपने क्या करना होता है, सीवी में मेंशन करना होता है। जबकि रिज्यूम में जो है आप ऐसा नहीं करते। एक मिनट वेट करें प्लीज। बताऊं सर एक दफा? जी जी बताएं। नहीं सर क्लियर नहीं। सीवी का मतलब ये होता है कि जिस चीज के अंदर आपके पास एक कंप्लीट पिक्चर होती है सीवी के अंदर, यानी जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है या इसके अलावा अगर आपकी जो कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है या जो है किसी
चीज में अगर आपने लेट सपोज अगर आपने नर्सिंग की है, फिर उसके बाद कोई स्पेशलिटी है, उस ये सारी कंप्लीट पिक्चर अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो दिस इज कॉल्ड सीवी। लेकिन अगर आप रिज्यूम सबमिट कराते हैं तो रिज्यूम में जो है आपके पास एक यानी एक कंसाइज टाइप की पिक्चर होती है, जिसमें आप कंप्लीट डिटेल जो है वो आप शेयर नहीं करते। क्या मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की और बिल्कुल आपने सही एग्जाम्पल दिया। मतलब इनका ये है कि मिसाल के तौर पर आप लोग क्या है, नर्सेस है, ठीक है, आप लोगों के पास डिप्लोमा जो है वो मौजूद है, अभी आप लोग पोस्ट आर्यन करेंगे तो आपके पास इसकी जो है वो डिग्री आ जाएगी। इसके बाद जो है आप लोग जब एमएसएन करेंगे, एमएसएन की डिग्री आपके पास आएगी, इसी तरह से पीएचडी की। तो जब भी फिर आप किसी पोस्ट के लिए हेल्थ सिस्टम में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर फिर आपकी सीवी यूज़ होंगी, वहाँ पर आप रिज्यूम नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास जो है बहुत सारे एक्सपीरियंस है, आपने जितने भी गोल जो है वो अचीव किए हैं, ठीक है, तो उसको आपने फिर क्या करना होता है, सीवी में मेंशन करना होता है। जबकि रिज्यूम जो है ये हमारे साथ, जैसे कि आपने बताया कि एक कंसाइज हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें हमारे साथ जो रिज्यूम देने वाला होता है उनके पास कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं होती, बल्कि वो न्यूली ग्रेजुएट्स हुए होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिज्यूम कहते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, व्हाट डू सीवी एंड अस्सलाम वालेकुम सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी, ओके। हेलो सर, आई हैव अ क्वेश्चन। अच्छा जी, व्हाट डू सीवी एंड रिज्यूम इंक्लूड? सीवी और रिज्यूम में क्या क्या चीज़ें होती है? तो रिज्यूम में हमारे साथ जो मेन चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, जो बेसिकली रिज्यूम को बनाती है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, एक्यूरेट समरी ऑफ योर क्रेडेंशियल। एक्यूरेट समरी ऑफ योर क्रेडेंशियल से मुराद ये है कि आपका अपने बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है आपके बारे में, ठीक है, तो वो होती है। इसके साथ साथ एजुकेशन के बारे में कि आपने जो है क्या किया है, ठीक है, मैट्रिक पास है, एफएससी पास है, ग्रेजुएशन की है, तो इसमें आपके मैट्रिक, एफएससी और ग्रेजुएशन तक एजुकेशन जो है आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से अचीवमेंट, कोई अचीवमेंट इसके साथ अगर आपने की हो तो वो मेंशन कर दिया जाता है। अगर पार्ट टाइम कोई जॉब किया हो या इसके अलावा अगर हेल्थ केयर सिस्टम से आप रिलेटेड है, ठीक है, तो जो न्यूली ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं तो वो लोग सिर्फ वही एक्सपीरियंस इसमें मेंशन करते हैं जो कि उन्होंने ग्रेजुएशन के दौरान हॉस्पिटल में किए होते हैं, क्लिनिकल्स के दौरान। इसी तरह से इसमें जो है स्टूडेंट्स ने क्या करना होता है, गोल्स फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए उनके जो गोल्स होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, रिज्यूम में मेंशन करते हैं कि मैं इस मकसद के लिए अप्लाई कर रहा हूं और मेरा जो मकसद है वो ये है, मैं ये चीज़ें अचीव करना चाहता हूं फ्यूचर में, ठीक है, तो वो मेंशन करते हैं। इसके साथ इट शुड फ्लो नेचुरली एंड बी इजी टू रीड। आप जितनी भी इंफॉर्मेशन मेंशन करते हैं रिज्यूम में, तो सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो इस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करें कि जो देखने वाले लोग हैं वो आपकी हर एक बात को क्लियरली अंडरस्टैंड करें, उसको जो है समझे, और आपके जो गोल्स हो वो रियलिस्टिक हो, ठीक है, अचीवेबल हो, स्पेसिफिक हो। तो ये जो है रिज्यूम में ये सारी बातें होती है। अब अगर आप सीवी की बात करें, करिकुलम वाइटी की बात करें, तो करिकुलम वाइटी में सबसे पहले आपके पास क्या होती है, योर लाइफ हिस्ट्री। आपके लाइफ के हवाले से हिस्ट्री मौजूद होती है, मतलब योर नेम हो गया, आपका सीएनईसी नंबर हो गया, आपके फादर का नेम हो गया, ठीक है, इसी तरह से आपके विलेज का नेम हो गया, इसी तरह से आपकी जो स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस है या सिंगल स्टेटस है, ठीक है, एंगेज स्टेटस है, ये आ जाती है। फिर इसके बाद आपकी जॉब हिस्ट्री आ जाती है, कहाँ कहाँ पर आपने जॉब की है, कहाँ कहाँ पर आपने जो है एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपकी अचीवमेंट्स आ जाती है कि आपने क्या क्या चीज़ें जो है अचीव किए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो अगली चीज़ आती है वो है योर स्किल्स। आपके पास कौन कौन से स्किल्स है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपने काम किया है। मिसाल के तौर पर हेल्थ केयर रिलेटेड से अगर सीवी जमा कर रहे हैं तो आपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम किया है, आईसीयू में काम किया है, इसी तरह से दूसरे जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपने काम किया है, न्यूनेटल आईसीयू में काम किया है, ठीक है। तो
ये सारे क्या है, ये सारे स्किल्स आपने जो है मेंशन करने होते हैं सीवी में। इसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल पोजीशन हेड, ठीक है, जितने भी पोजीशन है जहां पर आप जॉब करने जा रहे हैं तो उसके हवाले से आपने बताना होता है, ठीक है, जिस पोजीशन पर आप काम करना चाहते हैं, जिस मकसद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब जिस स्किल में आप क्या हो, ज़्यादा मास्टर हो, ज़्यादा उसमें आपने एक्सपीरियंस गेन की हो, तो वो आपने मेंशन करना होता है कि मैं इन स्किल्स में बहुत ज़्यादा क्या हूँ, स्किलफुल हूँ, तो वो आपने बताना होता है। परफॉर्मेंस रिव्यू जो है वो आपने करनी होती है कि आपने जो परफॉर्मेंस दिए है उसके हवाले से मुख्तलिफ हॉस्पिटल, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से क्या रिव्यू आपको मिली है वो आपने मेंशन करना होता है। एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट एंड रिकॉर्ड ऑफ सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस अटेंडेड सेंस हाई स्कूल, ठीक है, इसी तरह से आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गए, जितने भी आपने एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया होता है या जो दूसरे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट किया होता है, उससे आपको जो क्या मिले होते हैं, सर्टिफिकेट मिले होते हैं, उसको आपने मेंशन करना होता है। और आखिर में आपने रेफरेंसेस देने होते हैं, ठीक है, कि मैंने यहाँ से एजुकेशन हासिल किए, उन मतलब जो स्कूल है, जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, उसके आपने रेफरेंसेस देने होते हैं। तो यहाँ पर आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि रिज्यूम और सीवी में जो है क्या डिफरेंस होता है। सीवी में आप मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आप इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ठीक है, जबकि रिज्यूम में आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है, क्लियर है अब? सीवी और रिज्यूम। अच्छा जी, यहाँ पर मजीद आपको डिफरेंसेस जो है वो बताए जा रहे हैं, कहते हैं कि द मेन डिफरेंस। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर हमें सीवी और रिज्यूमे के ना वो दिखा दें कोई एग्जांपल। इंशाल्लाह दिखा दूंगा आपको, दिखा दूंगा। मैंने अभी जो ऑब्जेक्टिव डिस्कस करा था उसमें मैंने लास्ट में बताया भी है कि एग्जाम्पल जो है वो दिखाऊंगा, एक सैम्पल, ठीक है। अच्छा जी, सीवी और रिज्यूम। द मेन डिफरेंस बिटवीन अ सीवी एंड अ रिज्यूम इज ब्रेविटी। सर मेन ये डिफरेंस, अफसर को मैं एक बात बता दूं, अगर आप माइंड ना जी करें। जी, ये अफसर की एक क्वायरी थी सर, मैंने कहा मैं इनको जरा बता दूं अगर आप माइंड ना करें। जी जी बिल्कुल बता दें। अफसर आपकी क्या ये वो ये है कि रिज्यूम के हवाले से मेरे पास मैंने काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज़ बनाए हुए हैं, पीडीएफ फॉर्म में है, तो वो इंशाल्लाह मैं आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूंगा, तो उससे आप लोगों का पेपर जो है वो 100% जो अगर रिज्यूम या सीवी से एमसीक्यूज़ आते हैं तो वो कवर हो जाएगा। तो उसको फिर आप लोग देख लीजिएगा। आपके पेपर्स कब है इंग्लिश के? 13 को है सर। 13 को, सही है। तो मैं आज इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ तो फिर आपको मैं शेयर कर दूंगा। योर मैरिटल सर स्टेट। एमसीक्यूज अगर फिलहाल ना हो सर, ये जो पीपीटीज है ना सर, अगर इसका कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर बैठ जाए ना सर, तो बिल्कुल फिर वहां बिल्कुल पेपर में जैसे भी घूम फिर के, क्योंकि ये जो टीचर है कवल जेरा, ये सर बिल्कुल कॉन्सेप्ट होता है और जो डेट ऑफ बर्थ होता है तो उसको रिज्यूम में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि सीवी में आपने मस्टली इसको क्या करना होता है, मेंशन करना होता है कि आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो है ये आपने मेंशन करना होता है सीवी में। राइट अ 2 लाइन सीवी ऑब्जेक्टिव अंडर योर पर्सनल डिटेल। इसी तरह से अपने पर्सनल डिटेल जो है आपने क्या करनी होती है, सीवी में आपने मेंशन करनी होती है। डू यू हैव व्हाट इट टेक टू डू द जॉब, मतलब जो जॉब के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड है क्या वो चीज़ें आपके पास है, आपने ये लाजमी तौर पर देखना है। ऐसा ना हो कि जॉब जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हो और आप हेल्थ केयर से रिलेटेड एक स्टूडेंट है, नर्स है, और आप वहाँ पर जो है सीवी जमा कर लेते हैं। तो मतलब ये है कि उनको जो है मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत है और आप जो है वहाँ पर चली गई एज अ नर्स अप्लाई करने के लिए, तो आप उनकी रिक्वायरमेंट पर पूरा नहीं उतर रहे, तो क्यों वो आपको जॉब देंगे। तो इसलिए आपने उनकी रिक्वायरमेंट को सबसे पहले देखना होगा और उसके बाद आपने अपनी सीवी को क्या करना है, तैयार करना है।
A list of skills for position like programmer and engineers are essential to show which field you are most qualified or experienced. इसी तरह से अगर आप नर्स है, ठीक है, अगर आपने जो है पोस्ट RN किया है, BSN किया है, ठीक है, और इसी तरह से हॉस्पिटल में वैकेंसी आ जाए, ठीक है, जॉब के हवाले से, तो आप से वो जो चीज़ें मांग रहे हैं, ठीक है, मतलब जिस डिपार्टमेंट के लिए वो नर्सिस को हायर कर रहे हैं, चाहे वो ICU हो, ठीक है, चाहे वो न्यूनेट ICU हो, चाहे वो कोई और इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर आपके पास स्किल होंगे तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आपके पास उससे रिलेटेड स्किल्स नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, और आप कहते हैं कि हाँ मेरे पास है, मतलब झूठ मूठ का आपने लिख दिया, तो भी आपके लिए बहुत सारे मसले होंगे, ठीक है। तो आपने जो है रॉन्ग इंफॉर्मेशन कभी भी जो है वो आपने मेंशन नहीं करनी है। इन अ रिज्यूम प्रोवाइड एज मच इंफॉर्मेशन एज कंसाइजली एज पॉसिबल, ठीक है। रिज्यूम में जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उतनी ही इंफॉर्मेशन आप लोगों को क्या करनी होगी, सही सही आपने मेंशन करनी होगी। कंसाइजली से मुराद ये है कि आप सही इंफॉर्मेशन उसमें क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। अपने आप से झूठ मूठ कहकर वहाँ पर आप ये नहीं कर सकते कि हाँ मेरे पास ये स्किल भी है, ये काम भी मैं कर सकता हूँ, और मतलब मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है अपने आप से आप मेंशन नहीं कर सकते, बल्कि जो है आपने वही जो है मेंशन करना होगा। कॉमन मिस्टेक्स, अब जो कॉमन मिस्टेक सीवी के दौरान लोग करते हैं जब सीवी बनाते हैं, तो वो कौन कौन से मिस्टेक है उसको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो सेंड अ सीवी विदाउट कवर लेटर। विदाउट कवर लेटर जो है कुछ लोग सीवी को है जो है वो सेंड कर लेते हैं, जो कि कुछ कंट्रीज़ में कॉमनली इसको किया जाता है। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है, ठीक है, कि विदाउट कवर लेटर जो है वो सीवी को क्या कर लेते हैं, सेंड कर लेते हैं। दूसरी कौन सी मिस्टेक है, चेंज द कवर लेटर एंड सेंड द सेम सीवी टू ईच कंपनी। वो क्या कर लेते हैं, कवर लेटर को चेंज करके एक ही सीवी को जो है मुख्तलिफ हॉस्पिटल, मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ एक ही सीवी को क्या कर लेते हैं, सेंड कर लेते हैं। तो इससे ये होता है कि इसमें आपने एक इंफॉर्मेशन को मेंशन किया होता है और वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे कंपनीज, हॉस्पिटल की जो रिक्वायरमेंट है उस पर पूरा नहीं उतरती। तो इस वजह से आपका जो सीवी सेंड करना होता है वो क्या हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होता। तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक है। इसके साथ साथ शो यू आर ओवर क्वालिफाइड। ज़्यादातर लोग ये कोशिश करते हैं कि वो अपने आप से जो है इंफॉर्मेशन मेंशन कर लेते हैं, जिससे वो ये जाहिर करते हैं कि हम ओवर क्वालिफाइड हैं, ज़रूरत से ज़्यादा वो अपने आप को जो है शो ऑफ कर लेते हैं। तो ये एक और कॉमन मिस्टेक है जो कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ एक्सप्लेन गेप्स एंड हिकअप। गेप्स एंड हिकअप ये हमारे साथ मतलब जिन चीज़ों में जो है कमी होती है या जिन चीज़ों में जो है उनको स्किल्स नहीं आ रहे होते उसको हम गेप्स कहते हैं। और हिकअप्स, इसका जो अभी मुझे जो है वर्ड की एक्सप्लेनेशन जो है मेरे माइंड में नहीं आ रही, तो ये मैं फिर आपको बता दूंगा। नोट प्रूफ रीडिंग, हिचकी को बोलते हैं हिकअप्स। नहीं हिचकी को तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में इसका और मतलब है, वो मैं आपको कह रहा हूँ। इसी तरह से तो बहुत सारे वर्ड है उसके, अगर आप लफ्ज़ी मायने देखें तो वो तो सिंपल है। यहाँ पर जो है वो अगला जो मिस्टेक कॉमनली लोग करते हैं वो क्या है, प्रूफ रीडिंग। लोग अपनी सीवी बना लेते हैं, सीवी को प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद प्रूफ रीडिंग उसकी नहीं करते। प्रूफ रीडिंग से मुराद ये है कि दोबारा से उसको नहीं देखते, दोबारा से उसकी रिव्यू नहीं करते। अक्सर औकात लोगों से मिस्टेक हो जाते हैं, गलत इंफॉर्मेशन या गलत उन्होंने कोई जगह पर वर्ड मेंशन किया होता है, तो प्रूफ रीडिंग ना करने की वजह से जो है वो मिस्टेक उसी तरह से वो क्या कर लेते हैं, उस सीवी में रहता है, और वो फिर जो सीवी होती है उसकी जो परफॉर्मेंस है या उसकी जो क्वालिटी है वो फिर ऐसी नहीं रहती जैसे कि होनी चाहिए।
इसके अलावा ज़्यादातर लोग जो है सीवी के दौरान झूठ भी बोलते हैं, झूठ मूठ की इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन कर लेते हैं कि हमने ये कुछ किया है, ये एक्सपर्टीज़ हमारी है, जो कि हकीकत में नहीं होती। तो ये वो कॉमन मिस्टेक है जो कि ज़्यादातर जो है लोग करते हैं। तो ऐसे मिस्टेक से आप लोगों ने क्या करना है, गुरेज करना है। इसके बाद जो है हमारे साथ जो अगला टर्म आता है वो है टिप्स ऑन इफ़ेक्टिव सीवी राइटिंग। अब वो कौन सी बातें हैं जिसका अगर आप लोग ख्याल रख ले, जिसका अगर आप लोग ख्याल कर ले, तो इससे आपकी सीवी जो है वो क्या होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम अपने क्लास को दोबारा से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो कॉमन मिस्टेक के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर जो कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, वहाँ पर जब वो लोग सीवी सेंड करते हैं तो विदाउट कवर जो है वो सेंड करते हैं। तो एक मिस्टेक तो ये हो गया। दूसरा मिस्टेक ये है कि एक ही सीवी बनाकर उसको मुख्तलिफ़ कंपनीज, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ़ सेक्टर जो है वही सीवी जो है बार बार भेजते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे रिक्वायरमेंट, दूसरे वैकेंसीज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो आपने जो एक सीवी बनाई होती है तो उसमें आपने एक ही फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेंशन की होती है, या एक ही स्किल्स या एक ही डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्किल्स जो है मेंशन किए होते हैं, जो कि दूसरे कंपनी, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको मैच नहीं करती। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से आपकी जो सीवी बेचना होती है वो क्या हो जाती है, वो ज़ाया हो जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तीसरी जो मिस्टेक कॉमनली लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर शो करते हैं, ठीक है, मतलब अपने आप से जो है वो क्या करते हैं, सीवी में मेंशन करते हैं कि हमें ये भी आता है, ये भी आता है, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी हम कर सकते हैं, और इतनी इतनी ईयर्स हमने क्या की है, एक्सपीरियंस की है, जो कि सच नहीं होता। ओवर शो कर रहे होते, ओवर क्वालिफाइड अपने आप को शो करते हैं। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो कि ज़्यादातर कंट्रीज़ जो है, कंट्री के लोग जो है करते हैं। इसके अलावा गेप्स एंड हिकअप्स हो गए, ठीक है, इसके अलावा प्रूफ रीडिंग नहीं करते, और ज़्यादातर लोग जो है अपने सीवीज़ में झूठ की इंफॉर्मेशन जो वो क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। तो ये वो कॉमन मिस्टेक्स है जो कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जिससे आपकी जो सीवी की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और आपकी सीवी पर अट्रैक्टिव नहीं रहती। अब यहाँ पर हम बात करेंगे उन तमाम फैक्टर्स के हवाले से जिसके ज़रिए आप अपनी सीवी को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। इफ़ेक्टिव से मुराद ये है कि आप जो है अपनी तरफ जो है लोगों को मुतवज्जे कर सकते हैं कि वो आपको क्या करे, जॉब के लिए वो आपको ले ले, वो आपको हायर कर ले। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, वो सीवी का कवर लेटर है, कि आप लोगों का जो सीवी है, ठीक है, उस पर कवर लेटर हो, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, आपकी सीवी को इफ़ेक्टिव बनाती है, वो क्या है, एक्सप्लेन व्हाई यू वांट द जॉब। आप ये जॉब क्यों चाहते हैं, आप इसकी वजाहत करें, ठीक है। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपने ऐसा क्या किया है जिसके ज़रिए हम आपको हायर करें और दूसरे लोगों को छोड़े, तो आपने इसकी वजाहत करनी है। ये वो बात है जो कि आपके सीवी को और इम्पोर्टेंट बनाती है, और क्या करती है, अट्रैक्टिव बनाती है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसी तरह से द सीवी शुड बी एक्यूरेट एंड करेक्ट। आपकी जो सीवी है उसमें आपने जो इंफॉर्मेशन मेंशन की हो वो क्या हो, एक्यूरेट हो, उसमें किसी किस्म की मिस्टेक, किसी किस्म की गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मिस्टेक फ्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियरली विजिबल ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द सीवी। इसी तरह से जो दूसरी ज़रूरी चीज़ है वो आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अगर आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन सही होगी, क्लियरली वो विजिबल होंगी, तो जो लोग हैं जो कि आपको हायर करना चाहते हैं उनके लिए आसानी होगी, वो आपके साथ फिर आसानी से रब्ता कर सकेंगे। तो आपकी जो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए सीवी के बिल्कुल फ्रंट पेज पे, ठीक है। योर सीवी शुड बी टाइप इन एन इजी टू फॉलो, ठीक है। आपकी जो सीवी है
वो ऐसी होनी चाहिए जो कि बिल्कुल इजी हो, उसको समझना क्या हो, आसान हो, उसको अंडरस्टैंड करना क्या हो, आसान हो, और उसका जो फॉर्मेट हो वो भी क्या हो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट वही होते हैं जिसमें जो पढ़ने वाले होते हैं, जो रीडर होते हैं, उनको क्या होती है, आसानी होती है। दैट इज द हेडलाइंस शुड बी इंटेंडेड एंड हाईलाइटेड सो एज टू कैच द अटेंशन ऑफ द रीडर इजीली। ठीक है, जितने भी हेडलाइंस होते हैं तो उसको आपने क्या करना है, हाईलाइटेड रखना है, ताकि जितने भी मेन पॉइंट्स है आपसे रिलेटेड, उसकी तरफ जो पढ़ने वाले लोग हैं वो क्या हो, मुतवज्जे हो जाए। ठीक है, और वो उसको जो है अपनी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे। तो ये वो पॉइंट्स है जो कि आपके सीवी को इफेक्टिव बनाती है। इसके अलावा गिव टू अनरिलेटेड रेफरेंसेस। अनरिलेटेड रेफरेंसेस जो है आप लोगों ने देनी है। ठीक है, इसके अलावा डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर एरिया ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट सच एज हॉबीज। जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले स्लाइड्स में कि जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड है, जिन चीज़ों में आपके स्किल्स जो है वो क्या हुए हैं, पॉलिश हुए हैं, जिन चीज़ों में आप मास्टर है, तो वही चीज़ें जो है आप लोगों ने लाजमी तौर पर मेंशन करनी है कि मैं इन डिपार्टमेंट में जो है मैंने एक्सपीरियंस की है, इन जगहों पर मैं क्या हूँ, एक्सपीरियंसफुल हूँ, कॉम्पिटेंट हूँ। योर क्वालिफिकेशन शुड बी प्रेजेंटेड क्लियरली एंड कंसाइजली। इसी तरह से आप अपने बारे में जो क्वालिफिकेशन शेयर कर रहे होते हैं सीवी में, तो वो भी क्या हो, क्लियरली आपने उसको मेंशन किया हो, और उसमें किसी किस्म की गलती ना हो, गलत इंफॉर्मेशन आपने उसमें मेंशन नहीं की हो। ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी लिस्टेड इन अ बुलेट पॉइंट फॉर्मेट। इसी तरह से जितनी भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं सीवी में, तो उसको आपने बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में क्या करना है, उसकी लिस्टिंग आपने करनी है, लिस्ट आपने उसकी बनानी है। फॉलो द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द कंट्री और रीजन। और इसी तरह से आप जिस कंट्री में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, तो उसी कंट्री, उसी रीजन की जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसी को आपने क्या करना होगा, फॉलो करना होगा, और उसी के मुताबिक आपने अपनी सीवी को बनानी है। तो ये वो टिप्स है जिसके ज़रिए आप अपने सीवी को क्या कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। इसके साथ साथ बी एज मच टू द पॉइंट इज पॉसिबल। टाइम एंड एम्प्लॉयर डिसाइड इफ टू टेक योर सीवी इन कंसिडरेशन। इसी तरह से आपने जो है अपने पॉइंट के मुताबिक बात करनी है, गैर ज़रूरी बातें जो है आप लोगों ने उसमें मेंशन नहीं करनी। ठीक है, बस जो आपसे मांगा गया है, जो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड है, तो आपने सिर्फ वही चीज़ें, उससे रिलेटेड आपने बात करनी है, उससे रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है। ठीक है, आस्क फॉर अ कोलीग और फ्रेंड फॉर फीडबैक। इसी तरह से जब आप अपने सीवी बना लेते हैं, तो फिर उसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग के साथ, या दूसरे अपने सीनियर्स के साथ उसको शेयर करें, ताकि उनकी तरफ से आपको एक फीडबैक मिले कि उनको आपकी सीवी जो है कैसी लगी। मतलब उनको जो है समझने में आसानी हुई है या नहीं, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी है या नहीं, अच्छा लुक दे रही है या नहीं, तो ये आपने करना है। ठीक है, रिसर्च फॉर द कंपनी जॉब डिस्क्रिप्शन। इसी तरह से जो भी कंपनी होती है उसके हवाले से आपने रिसर्च करना है। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से आपने रिसर्च करना है, ताकि आपको जो है उस कंपनी के बारे में, उस जॉब के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हो। इन यूएसए एम्प्लॉयर्स स्कैन अ सीवी फॉर लेस देन 30 सेकेंड। यूएसए में क्या होता है, एम्प्लॉयर जो है वो अपने सीवी को स्कैन करते हैं 30 सेकेंड से भी कम टाइम में। सो ये कुछ टिप्स है जो कि आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। यार बाकी लोग म्यूट कर दो प्लीज। इनका माइक खुला हुआ है, प्लीज माइक बंद कर दें। ओके जी, इंटरनेशनल सीवी रिज्यूम फॉर्मेट। इंटरनेशनल सीवी रिज्यूम फॉर्मेट के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं, तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल या कंफ्यूजिंग वाला कोई चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कहते हैं कि जनरली you would need to include more personal details such as citizenship, your date and place of birth and marital status. अच्छा जी, generally you would need to include more personal details such as citizenship, your date and place of birth and marital status.
ये सीवी की बात हो रही है, ठीक है। सीवी के हवाले से मैंने आपको बताया था कि सीवी में आपने ज़्यादातर अपने हवाले से क्या करनी होती है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, जैसे कि आपका रीजन कौन सा है, कहाँ पर आप रहते हैं, सिटीजनशिप, ठीक है, नेशनलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, योर डेट ऑफ बर्थ हो गई, ठीक है, प्लेस डेट हो गई, कब पैदा हुए थे, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पर पैदा हुए थे, मैरिटल स्टेटस के बारे में। इसी तरह से यूज़ रियल और एक्चुअल रेदर देन एक्टिव वर्ब, ठीक है। आपने जो है अपने जो रियल वर्ड्स है, मतलब अपने अल्फाज में जो जो भी मतलब इंफॉर्मेशन है, आपकी जैसी इंफॉर्मेशन है वही आपने बतानी है, ठीक है। और इधर उधर की बातें जो है आपने उसमें मेंशन नहीं करनी। यूज़ गुड लैंग्वेज स्किल्स एंड गुड प्रोज, अवॉइड रिपीटिशन। एक और इम्पोर्टेंट वर्ड जो कि इंटरनेशनली लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, उसको नोटिस करते हैं, वो है रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। सो आप जब भी इंटरनेशनली किसी जगह पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर फिर आपकी सीवी या रिज्यूम में ऐसे वर्ड्स ना हो जो कि आपने बार बार उसको रिपीट किया हो। इसके साथ साथ आपकी जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है वो फॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मल से मुराद ये है कि जब आप अपने प्रिंसिपल के साथ बात करते हैं, अपने बड़ों के साथ बात करते हैं, तो इज़्ज़त और एहतराम के साथ बात करते हैं, तो ऐसे ही आपने अपनी फॉर्मल लैंग्वेज को मेंटेन रखना है और फॉर्मल वर्ड्स को आपने यूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा और सर जी जी ये जो आपने बातें बताई, आपने कहा था कि मैं बाद में हिकअप्स का मतलब हिचकी होता है, वो बिल्कुल ये चीजें बिल्कुल होती है बिल्कुल जो यही आपके लिए बात है। प्रॉब्लम क्रिएटर, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो बिल्कुल ये चीजें बिल्कुल होती है, बिल्कुल, तो हिकअप्स। इसको हिकअप भी कहते हैं कि आप एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इससे बंदा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि एक चीज़ बार बार रिपीट होती जाती है और अच्छा भी नहीं लगता। तो आपने इसको क्या करना है, मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो सीवी है या जो रिज्यूम फॉर्मेट है उसको फॉलो करना होता है। इसके अलावा यूज़ अ क्वालिफाइड ट्रांसलेटर। क्वालिफाइड ट्रांसलेटर से मुराद ये है कि एक ऐसे बंदे को जो है आपने क्या करना है, उनको आपने अपने साथ बिठाना है जो कि आपके जो अल्फाज है, ठीक है, उसको सही तरीके से क्या करे, उसको आपके जो सीवी है उसमें मेंशन करे, या कोई ऐसे बंदे को आप अपने साथ बिठाए जो कि आपको बताए कि आप इस तरह के वर्ड जो है अपने सीवी में लिखे, मतलब जो कि अल्फाज का चुनाव क्या कर सकता हो, अच्छा कर सकता हो। Use at least a two-check system where a translator work is proofread as well, ठीक है। इसी तरह से जो ट्रांसलेटर होते हैं, जो आपने अपने साथ ट्रांसलेटर बिठाए होते हैं या जो ट्रांसलेटर के ज़रिए आप काम कर रहे होते हैं, तो इसके अलावा आपने दूसरे बंदे से फिर उस सीवी को भी चेक कराना है, उसकी आपने प्रूफ रीडिंग भी करनी है कि आपने जो कुछ भी लिखा है, ठीक है, ठीक लिखा है कि नहीं, उसमें किसी किस्म के मिस्टेक अगर होंगे तो प्रूफ रीडिंग के ज़रिए वो मिस्टेक क्या हो जाएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे। और प्रूफ रीडिंग करने का बेसिक पर्पस ही यही होता है कि जो मिस्टेक होते हैं, चाहे वो ग्रामर हो, स्पेलिंग हो, जो भी हो, ठीक है, उसको क्या किया जाए, उसको ख़त्म कर दिए जाए और आपकी जो सीवी होंगी वो फिर मिस्टेक फ्री होंगी, ठीक है। Remember that some languages such as French and Spanish have different variation within the language. Be sure your resume is written in the intended variant, ठीक है। इसी तरह से इंटरनेशनली जब आप किसी जगह पर कोई सीवी जमा करते हैं या रिज्यूम जमा करते हैं, तो आपने उस एरिया की जो लैंग्वेज है, वहाँ की लैंग्वेज की जितनी भी वेरिएशन है, जितनी भी उस लैंग्वेज से रिलेटेड बातें हैं, उसको आपने मद्देनज़र रखते हुए क्या करना होगा, अपनी सीवी को प्रिपेयर करना होगा, बनाना होगा, ठीक है, ताकि उनकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, उनकी लैंग्वेज के जितने भी क्वालिटीज़ है या जो वो लोग फॉलो करते हैं उसको, तो वो सारी चीज़ें उसके मुताबिक होंगी, तो आपकी सीवी क्या होंगी, अट्रैक्टिव होंगी और लोग उसको आसानी से फिर समझ सकेंगे। इंटरनेशनली ये बात हो रही है। सीवी स्टाइल, अब हम आ जाते हैं सीवी स्टाइल की तरफ या जनरास जिसे हम कहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे साथ सीवीज होते हैं, ठीक है, जो कि हम मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है टारगेटेड सीवी।
टारगेटेड सीवी जैसे कि इसके नाम से ही आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसमें हम एक ख़ास पोस्ट के लिए एक ख़ास क्या कहते हैं वैकेंसी के लिए हम क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। सो टारगेटेड सीवी में क्या होता है, फोकसेस ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक इंडस्ट्री और कंपनी, हाईलाइट स्किल्स क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस दैट मेट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एडवर्टाइज पोजीशन। ठीक है, फोकस सीवी या टारगेट सीवी जो है ये हमारे साथ वो सीवी होती है जिसमें हम किसी ख़ास इंडस्ट्री या किसी ख़ास कंपनी जो है उसको हम क्या करते हैं, अपना जो टारगेट है बनाते हैं और फिर उसी कंपनी के जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो कि उन्होंने एडवर्टीजमेंट में एक पोजीशन के लिए दिए होते हैं, तो उसी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक फिर हम क्या करते हैं, अपने जो स्किल्स हमारे साथ होते हैं, जो क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस हमने गेन की होती है, तो उसको फिर हम क्या करते हैं उस टारगेटेड सीवी में मेंशन करते हैं। इसके बाद आपके पास दूसरे नंबर पर आता है इन्वेंट्री सीवी। इन्वेंट्री सीवी का क्या मतलब है, इज यूज व्हेन सेंडिंग योर सीवी टू वेरियस रिक्रूटर when you do not have specific job objective, is a more general overview of your skills achievement and qualification। इन्वेंट्री सीवी से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो सीवीज होते हैं जो कि हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ जो कंपनीज होते हैं उसको हम क्या करते हैं सेंड करते हैं, जिसमें हमारे अपने कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होते, हमारा जो पर्पस होता है वो सिर्फ यही होता है कि कोई भी काम हो लेकिन हमें मिल जाए। तो इस तरह के सीवी को हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री सीवी कहते हैं, जिसमें हम किसी किस्म की स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिक स्किल वगैरह को मेंशन नहीं करते और उसमें जो है हम किसी भी किस्म के जॉब को करने के लिए तैयार हो। तो ऐसे जॉब्स के लिए हम जो सीवीज यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री सीवी कहते हैं। सही है। फिर इसके बाद आपके पास जो तीसरी टाइप है, ठीक है, सीवी की, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल सीवी कहते हैं। क्रोनोलॉजिकल सीवी क्या है, मोस्ट कॉमनली इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें आपके पास क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से क्या मुराद है, किसी को पता है? मतलब ये है, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि सबसे अभी न्यूली जो आपने एक्सपीरियंसेस गेन किए, मतलब 1 महीने पहले आप कौन से डिपार्टमेंट में थे, मिसाल के तौर पर आप आईसीयू में थे, आईसीयू में आपने 1 मंथ जो है वो एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, तो आप उसको सबसे पहले लिख लेंगे। फिर उससे पहले 1 महीने पहले आप क्या करते थे, फिर उसको फिर इसके बाद लिख देंगे। हाँ, तो इसको कहते हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कहीं पे सभी सीवी सबमिट कराते तो हम ये लिखते हैं कि पोस्ट आर एंड बीएससी कंटिन्यू, देन उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके बाद हम अपनी जो स्पेशलिटी होती है व्हाटएवर जो भी आपके पास है, फिर हम उसके बाद वो मेंशन करते हैं, तो ये कहलाती है आपकी रिवर्स क्रोनोलॉजिकल। उसके बाद जाके हम नर्सिंग का डिप्लोमा लिखते हैं और फर्दर उसके बाद अगर किसी ने एनए वगैरह कुछ व्हाटएवर जो भी किया हो तो ये कहलाती है आपकी रिवर्स क्रोनोलॉजिकल। बिल्कुल, तो इसको कहते हैं। अब क्लियर हो गए आपको? सर जहाँ तक मैं समझा हूँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो होता है जो कि मतलब स्टार्ट से हम सीक्वेंस वाइज हो गए। जी जी सर, देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो होता है जो कि हम मतलब सीक्वेंस से स्टार्ट से लेकर वो करते हैं। जैसे पहले हमने मैट्रिक किया, फिर इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर किया, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो है कि हम उल्टा लिखें कि पहले हमने रिसेंट वाला जो मास्टर किया है, तो रिसेंटली किया है तो हम पहले मास्टर शो करेंगे, चलो उससे पहले हमने तो यही बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यही बात मैंने आपको बताई कि अब इंशाल्लाह आप लोगों का पोस्ट आरएन कवर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आप फिर अपने सीवी में क्या लिखेंगे, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल सीवी अगर आप लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले आप पोस्ट आरएन को मेंशन करते हैं, क्योंकि पोस्ट आरएन से आप लोग फ्री हो गए अब। फिर उससे पहले आप लोग क्या करते थे, फिर उसको मेंशन करेंगे, फिर उससे पहले क्या करते थे। तो इस तरह का जो इस ऑर्डर में जो सीवी होती है इसको हम रिवर्स या क्रोनोलॉजिकल सीवी कहते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल सीवी। What is functional CV? Functional CV is usually 2 pages in length and cover your entire career history. It focuses
ऑन योर स्किल्स, एबिलिटीज़, एक्सपर्टीज। फंक्शनल सीवी इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि आपके जितने भी स्किल्स है, आपके जितने भी एबिलिटीज़ आप में पाई जाती है, जितने भी आपकी एक्सपर्टीज़ है, तो इन सारी चीज़ों को आप क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को आप अपनी सीवी में मेंशन करते हैं। मतलब पूरी लाइफ में आपने जितनी भी अचीवमेंट हासिल की होती है उसको आप क्या करते हैं, इस सीवी में मेंशन करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द स्किल्स यू डिटेल आर रेलिवेंट टू द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर। और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है जो स्किल्स आप अपने सीवी में मेंशन कर रहे होते हैं, तो ये आपके जो पोजीशन है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड हो, ठीक है, इररिलेवेंट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के जो सीवीज होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल सीवी कहते हैं। क्लियर है? जी सर। ओके, वेरी गुड। इसके बाद हमारे साथ जो लास्ट आता है इसको कॉम्बिनेशन सीवी कहते हैं। यूज बाय जॉब हंटर्स who have a solid background associated with their career objectives, combine chronological and functional CV। अच्छा जी, कॉम्बिनेशन सीवी जो है ये हमारे साथ वो सीवी होती है जिसमें जो बहुत ज़्यादा जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस गेन किए होते हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुख्तलिफ डिग्रीज, मुख्तलिफ उन्होंने स्किल्स सीखे होते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कॉम्बिनेशन सीवी को यूज़ करते हैं जिसमें वो अपनी तमाम चीज़ें जितनी भी अचीवमेंट उन्होंने गेन की होती है, हासिल की होती है, उन सारी चीज़ों को वो क्या करते हैं, इस कॉम्बिनेशन सीवी में मेंशन कर देते हैं। और इसमें उनकी क्रोनोलॉजिकल सीवी भी आ जाती है और फंक्शनल सीवी भी आ जाती है। मतलब जितने भी एक्सपीरियंस उनके पास होती है और जितने भी उन्होंने डिग्रीज वगैरह हासिल की होती है वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है। इसी तरह से एक और बात जो कि आप लोगों ने याद रखनी है, एवरी 6 मंथ यू नीड टू अपडेट योर सीवी विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने मैट्रिक में जो सीवी बनाई थी उसको आप क्या करें, उसको आप MS के बाद भी यूज़ करें, ठीक है, BS के बाद भी यूज़ करें, ऐसा नहीं है, बल्कि हर 6 महीने बाद आपने अपनी सीवी को क्या करना है, अपडेट करना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। इसके अलावा एवरी टाइम यू अप्लाई फॉर अ न्यू जॉब, जब भी आप किसी नए जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, यू नीड टू रीराइट द सीवी विच शुड बी टोटली टेलर मेड टू द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर। इसी तरह से जब भी आप किसी नए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे, ठीक है, तो उस अप्लाई को करने से पहले आप अपनी सीवी को दोबारा से लिखें और उसको जो है उस जॉब के मुताबिक करें, उस जॉब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करें ताकि आपको जॉब आसानी से मिले, ठीक है। इसके साथ साथ लुक एट इट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू, और इसी तरह से इसको आपने जो है एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कि मैंने जो चीज़ें लिखी हुई है, जो चीज़ें मैंने मेंशन किए हुए हैं, तो आया ये जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक है या नहीं, आया इससे जो है मुझे जॉब जो है मिलने के चांसेस है या नहीं। तो इसको भी आपने क्या करना है, देखना है। तो ये 3 बातें जो है आप लोगों ने ज़रूरी अपने माइंड में याद रखनी है। तो ये था आपका जो है इंग्लिश का सीवी से रिलेटेड यूनिट जो कि आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है क्लियर हो चुका होगा सीवी रिज्यूम के हवाले से। अगर कोई क्वेश्चन है तो कर सकते।